अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैंने सुना है कल छुट्टी है। अच्छा सुने, मैंने ना पिछली क्लास में मुझे नहीं था पता कि कल छुट्टी है, तो ये होमवर्क एप्लीकेबल नहीं है आप लोगों। नहीं, उनको माफी नहीं है, उनको मैसेज जाएगा। माफी उनको भी नहीं है, उनको मैसेज जाएगा। देखें, एक दिन मिल गया हमें, तो हम कैश फ्लो रिवाइज करेंगे। उसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस दूंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? उसके 2 क्वेश्चंस दूंगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के 2 क्वेश्चंस दूंगा। उससे पहले क्या किया था हमने? कैश फ्लो से पहले क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक सवाल उसका दे दूंगा बस, ठीक है? छुट्टी है ना बेटा, पढ़ने के लिए होती है छुट्टी हमेशा। प्रैक्टिस सेट 2 था ना, जबरदस्त सवाल याद है? प्रैक्टिस सेट 2 ही था ना? ओपन करें बुक, जरा दिखा दें मुझे। स्टेटमेंट इन इक्विटी है? स्टेटमेंट इन इक्विटी मेरे पास भी नहीं है। किसी के पास है पुरानी बुक? चलें फिर प्रैक्टिस सेट 2 ही कर लीजिए, तो जो भी हो वैसे होगा वही उम्मीद है। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसमें आपने करने हैं 2 सवाल। प्लीज बेटा बातें बंद कर दें। ओ भाई यार, मैं कह रहा हूं बातें बंद कर दें। आपको नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है आपको? बेटा आपको नहीं सुनाई दे रहा? आपको भी नहीं सुनाई दे रहा? अब आप बैठे हो के उधर मुंह करे तो मैं बोला, ये मफलर वाले, ब्लैक मफलर वाले, हाँ आपको। जालिब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इधर देखें। विद डायरेक्ट मैंने क्लास में करवाया था, एंड इनडायरेक्ट असल में पेपर में टेस्ट हुआ था, और इसका सोल्यूशन आपको हैंडआउट्स में दिया था। ये क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन मंसूर इंडस्ट्रीज था या मंसूर लिमिटेड था, क्या है? मंसूर वाला क्वेश्चन है। बस ये 2 क्वेश्चन, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये किसके 2 क्वेश्चन हैं? कैश फ्लो के। ओके, 3 नहीं हैं, ये 2 ही हैं, ठीक है? और तीसरा होमवर्क होगा IAS 40 का एक आधा सवाल, ठीक है? वो वैसे ही, ठीक है? अब IAS 20 शुरू करने से पहले IAS 40 को ख़त्म कर लें थोड़ा सा, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए थे आज, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ग्रांट की डिस्कशन शुरू करना चाह रहा था। हाँ, डिस्क्लोजर्स की बात मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो सब बच्चे ज़रा ओपन कर लें अपने सामने डिस्क्लोजर्स, जो किताब में गिवन है आपकी नोट्स में। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं पेज 782 पे। ये ओपन करें और अपने सामने वो एनालिसिस ओपन कर लें जो विक्टोरिया वाले क्वेश्चन में उन्होंने बनाया था। भाई लेजर होगी आपके पास? रखा करें ना अपने पास। मैं जब भी मांगता हूँ, कभी भी नहीं हुई, जब जरूरत पड़े तो। दूसरी लाइट वाली नहीं, लेजर वहां पे कोई नहीं पड़ी हुई। विक्टोरिया वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सामने है सबके? जो सॉल्यूशन हमने किया था वो रजिस्टर ओपन रखना है, ठीक है? जी, मैंने आपको विक्टोरिया वाले क्वेश्चन में कहा था कि ये पीपीई का नोट नहीं है।
इसके और ना ही ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट है। ये एनालिसिस है, यानी अगर पीपीई का नोट बनता तो प्रॉपर्टी 1 उसमें नज़र आती, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनता तो प्रॉपर्टी 2 और 3 उसमें नज़र आती दोनों। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बिल्कुल एक सफ़े के ऊपर, सादा सफ़े के ऊपर लिख कर, अब कल छुट्टी आ गई है तो थोड़ा सा काम कर लूँगा, सादा सफ़े के ऊपर मैं दोनों फॉर्मेट्स बना दूँगा। पीपीई का वो नोट जो आपने आज तक देखा, वो भी सिर्फ बगैर फिगर्स के, वो सिर्फ 2-3 एसेट्स लिख कर उसके ऊपर ओपनिंग, डेप्रिसिएशन और वो इम्पेयरमेंट के साथ सिर्फ खाली नोट बना दूंगा। उसके नीचे 5-6-7 दुमें जो मुझसे लिखी गई वो मैं लिख दूंगा एक सफ़े पे, फ्रंट पे जो आज आ सकें वो लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपके लिए दूसरी साइड पे उस सफ़े के मैं बना दूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट। ठीक है। मसला ये कि वो कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। हाँ, आपको कहा मैंने ये हुआ है कि ढूंढूंगा मैं ज़रूर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि शायद वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपीई को इकट्ठा करते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इकट्ठा करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जहाँ मैंने देखा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उनमें अलग अलग ही मुझे अभी तक नज़र आए हैं। तो अगर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों मौजूद हों तो अलग अलग नोट बनेंगे। फ़िलहाल तक आपको यही मेरी डायरेक्शन है। अब ये यहाँ पर तो शायद अप्लाई ना हो, वो शायद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट आपसे ना ही बनवाए, बनवा भी ले तो अच्छी बात है, वो तो और आसान हो जाता है। उस तरह से मुश्किलात का शिकार नहीं होते आप जो पीपीई के अंदर हुआ करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पीपीई हो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो तो आप दोनों के नोट्स अलग बनाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है। अभी तक तो मैंने यही देखा है, बहरहाल मैं देखूंगा, अगर कोई नज़र आ गया तो आपको बता दूंगा। ओके। अच्छा जी, अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में दरअसल तो नोट कैसे बनेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो इस तरह से बनेगा। टॉप के ऊपर लिखा होगा विक्टोरिया इंडस्ट्रीज था, विक्टोरिया लिमिटेड था, जो भी था। ठीक है। विक्टोरिया, उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8 ही था ना, और फिर आगे नंबर आप लिखा करते थे, नंबर 7 पीपीई, जैसे यहाँ पे हम नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, कोई नंबर होगा ना नोट का, जो नंबर चल रहा होगा उसके आगे आपने क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो नोट इस तरह से बनना है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट कहेगा बनाना है, मैं बिल्कुल आपको सफ़े पे बना के दे दूंगा ये फॉर्मेट। ठीक है। तो वो ऊपर वाली बस 3 चीज़ें मैंने नहीं लिखी, बिजनेस का नाम नहीं लिखा, यानी रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम नहीं लिखा, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग नहीं दी, और पीरियड नहीं लिखा। बस वो यहाँ से मैंने स्टार्ट कहाँ से कर लिया, वो ऊपर वही सेम चीज़ थी, स्टार्ट कर लिया हेडिंग से। जो हेडिंग आपकी हुआ करती थी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी जगह हेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वहाँ पे हमारे पास ओन्ड एसेट्स की डिटेल होती थी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, IAS 16 का नोट था। यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, IAS 40 के एसेट्स होंगे। ठीक है। सही है, सही है ना भाई? मैं बात वहाँ कर रहा था, ये कैमरा ज़रा उधर कर दें, थोड़ा सा ये नोट की तरफ कर दें। ठीक है भाई, सही है। तो सिर्फ हेडिंग जो है उसको आपने लिखना होगा, तो मैं आपको लिख कर दे दूंगा। ठीक है। ओपनिंग सबसे स्टार्ट में वही 5 चीज़ें, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, करेंसी ऑफ रिपोर्टिंग और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है। वो 5 चीज़ें हम बहरहाल लिखा करते हैं। बहरहाल मैं वो समझा नहीं रहा था, मैंने सिर्फ डिस्क्लोजर समझाना शुरू किया, तो ये मैं ऐसे ही लिखता गया और मैंने लिख दिया। ठीक है। क्लियर है ये बात? तो उधर ही रहिएगा, ये जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नंबर 9 लिखा हुआ है दरमियान में। ठीक है जी, यहाँ पे फोकस रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं डिस्क्लोजर बुक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम इस नोट को देखते रहेंगे। ये काम सारा आपने किया हुआ है, मैं उसको इसलिए सामने रख रहा हूँ कि वो काम हमने किया था, देखो प्रैक्टिकली, लेकिन उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी थी क्योंकि वो नोट नहीं था, उसने एनालिसिस मांगा था तो हमने एनालिसिस दे दिया था उस सवाल के अंदर। ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, तकरीबन सेम है, कोई एक दो के फ़र्क के अलावा बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो IAS 16 में हमने देखी थी। ठीक है। पढ़ के देखते हैं, आजमा लेते। द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड बाय IAS 40 इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू बोथ फेयर वैल्यू मॉडल एंड द, ये तो बेहतरीन हो गया। ठीक है। हमारे सामने वो एनालिसिस भी वही है, बल्कि आपके सामने नोट भी वही है जो मैंने अलग कर लिया। इसमें प्रॉपर्टी 1 नज़र नहीं आ रही,
क्योंकि वो इस नोट का हिस्सा नहीं है, वो पीपीई के नोट का हिस्सा है जो हमने किया था क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 2 हमारी थी फेयर वैल्यू मॉडल पे और 3 थी कॉस्ट मॉडल पे। डन। अच्छा, अब वो कहता है चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है चाहे कॉस्ट मॉडल है, कुछ बातें बतानी इन दोनों के लिए जरूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वेदर, अच्छा इसकी ना नंबरिंग करनी है, लेकिन अब सब पे नंबर ना लगाना, नंबरिंग इसलिए करवा रहा हूं कि 5वां और 6ठा बुलेट बुलेट नहीं है, वो सब बुलेट है चौथे का, ठीक है। तो वहां पे पहुंचकर उसको काट देंगे। तो आप लिखें नंबर 1, पहले बुलेट के साथ लिखें 1, दूसरे बुलेट के साथ लिखें 2, तीसरे के साथ 3, चौथे के साथ 4 और 5वां बुलेट और 6ठा बुलेट काट दें, वो जिसमें स्टार्ट हो रहा है रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ना, उसके साथ रोमन 1 और 2 लिख लें। वो बेसिकली बुलेट 4 की सब बुलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे वैसे ही 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स कितने बन गए हमारे पास? 6 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरा हेडिंग गलत हो गई थी जी, वापस नोट पे ही रहे जी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू बोथ द फेयर वैल्यू मॉडल एंड द कॉस्ट मॉडल, ठीक है जी। नंबर 1 वेदर द फेयर वैल्यू मॉडल और द कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, बताओ। तो बताया हुआ है, इधर देखो, ये हमने बताया, सिर्फ इतना सही था। अगली बात मैंने कहा था ऐसे बनेगा वैसे ही, लेकिन लिखा नहीं था, मैंने कहा था नोट नहीं है, ठीक है। तो हमने ये डिस्क्लोजर दिया हुआ है, देखो अगर हमारा नोट ये बन रहा हो तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी 2 फेयर वैल्यू मॉडल पे है, प्रॉपर्टी 1 तो ये बताओ, बता दिए, ठीक है। आगे बढ़े। द मेथड्स एंड assumptions applied in arriving at fair values or the extent to which fair value of investment property was based on a valuation by a qualified independent valuer with relevant recent experience। 2 और 3 को इकट्ठा कर लें, 2 और 3 को इकट्ठा करें और इसके साथ लिखें रीवैल्यूएशन वाले सब नोट की तरह, बस लिखें लिखें लिखें। रीवैल्यूएशन वाले 2 और 3 बुलेट को इकट्ठा करें ना, ये क्या है? ये रीवैल्यूएशन वाले सब बुलेट की तरह है। आपको याद होगा IAS 16 के अंदर फिर हमने MCQs में इस पे बहस भी की थी, ठीक है, कि पहली बात तो हम फौरन लिखा करते हैं अगर रीवैल्यूएशन, हम ये जो हम 1.1 जिससे लिखा करते थे, ये आज क्या होगा 9.1 लिखने के बाद 9.2 में अगर रीवैल्यूएशन होती थी तो हम क्या लिखा करते थे 9.2 में? क्या लिखा? लास्ट, बोलो बोलो, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मैसर्स फलां 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 ऑन दिस डेट, ठीक है, एंड ही वाज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, लिखते थे। तो ऐसी ही बात यहां पे भी लिखनी है, अगर सवाल देगा तो लिखेंगे ना। तो सवाल ने कहा कि फेयर वैल्यू जो है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मैसर फलां सर्वेयर ने निकाली है, सवाल में आ गई बात, आपने यहां पे दुम लगा देनी है। फेयर वैल्यू वाज डिटरमिन्ड ऑन फलां बाय फलां एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर या एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। और अगली चीज क्या है? वो पहली बात, मेथड्स एंड assumptions अप्लाइड इन अराइविंग एट फेयर वैल्यू, वहां भी लिखा हुआ था कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस निकालते हुए फेयर वैल्यू दी है, वो आपने थोड़े ही ऐसे दो बंदों ने खड़े होकर कहा कि ख्याल है फिर फेयर वैल्यू नहीं कर ली, नहीं दी, नहीं, वो एक्सपर्ट था, कुछ स्पेशलिस्ट था जिसने आपको फेयर वैल्यू दी थी, आपने रीवैल्यूएशन के वक्त तो उसको बताया। अगर कोई assumptions यूज हुई हैं तो डिस्क्लोज करो। अब आप थोड़े ही हैं वो एक्सपर्ट, तो assumption जिसने यूज की होगी वो ही बताएगा। अब वो हमें पता कैसे लगेगा? सवाल में अगर लिखी होंगी assumptions तो हम भी लिख देंगे, या वहां पे भी ऐसे ही कहा था अगर ऐसी कोई लाइन लिखी हुई आ जाएगी सवाल में तो सब नोट में लिख दोगे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? इफ एनी assumptions इन क्वेश्चन, क्या मतलब? क्वेश्चन में आपको लिख कर दे दिया उसने कि उन्हें फलां फलां assumptions होती नहीं है नॉर्मली, पर हो जाए, लिखी हुई आ जाए तो आपने भी दुम लगा के उसको लिख देना, ठीक है। चलें आगे। उसके बाद कहता है नंबर 3, तो 1 और 2, 1 तो बिल्कुल आसान हो गए, 2 और 3 इकट्ठे हो गए, ठीक है। 4 अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आगे उसने 2 नुक्ते लगाए हुए हैं, क्या कौन कौन से? नीचे नुक्ता नंबर 1, मैंने कहा ये सब नोट है, कौन सी अमाउंट्स बताओ? कहता है रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर याद करें तो मैंने एक प्लाजा बनाया था ऑपरेटिंग लॉसेस समझाने के लिए, याद आ रहा है, और मैंने कहा था उस पर रेंटल इनकम आती है
और फिर कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, हमने गार्ड रखे हुए हैं, जेनेटोरियल स्टाफ रखा हुआ है, और हमारे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम उस प्लाजा को जो है वो मैनेज करते हैं, तो तब रेंटल्स आते हैं। ठीक है, तो वो वहीं जहां से ऑपरेटिंग लॉसेस निकले थे, तो रेवेन्यू क्या था, रेंटल्स, और एक्सपेंसेस क्या थे, वो ऑपरेशंस के जो एक्सपेंसेस आ रहे थे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल पर है तो ये बात भी डिस्क्लोज कर दो। अब ये एक्सपेंस है या इनकम है, इनकम है तो अदर इनकम में जाएगी, और एक्सपेंसेस हैं तो अदर एक्सपेंसेस में नजर आएंगे। एडमिन सेलिंग में हम नहीं दिखाया करते। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाने ना बैठ जाना। सवाल में अगर आपको कहे नोट बनाओ और साथ अगली लाइन में लिख दे, ऐसी को लाइन लिखी हो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल्स रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इज रुपीज इतने एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू इतना, ऐसे ही कहेगा ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, नोट पे देखो, ड्यूरिंग द ईयर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू रुपीज इतने एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज इतने। कोई मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है, बस वो लिखा होगा आप भी लिख दोगे, नहीं लिखा होगा तो माफी है। ठीक है, पर पता तो हो इस डिस्क्लोजर का मतलब क्या है। ओके, एंड नंबर 6 पहले पढ़ते हैं। नंबर 6, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस और एनहेंसमेंट्स। मुश्किल अंग्रेजी है, मुख्तलिफ लग रही है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए 16 में वापस लेके जाऊंगा आपको कहा था आपने ईयर एंड पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 20 करोड़ का एक प्लांट स्पेन से मंगवा रहे हैं, और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन 31 दिसंबर की शाम, आपका ईयर एंड 31 दिसंबर था, 31 दिसंबर की शाम तक वो प्लांट आप तक पहुंचा नहीं है, कोई पैसे भी अभी आपने नहीं दिए, तो अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये इतना बड़ा डिसीजन है, ये यूजर को पता लग जाए, तो क्या कहा था, कमिटमेंट्स कहते हैं इनको। FAR 2 में जाके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ना आप, तो बैलेंस शीट में एक हेड आएगा कमिटमेंट्स, कंटिजेंसीज और कमिटमेंट्स, और फिगर कोई नहीं आ रही होगी, उसमें ये चीजें लिखनी होती हैं। तो फिलहाल तो वो नहीं बना रहे ना, फिलहाल तो आपने क्या करना है, अगर सवाल के अंदर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड ऐसी कोई बात बता दे, ये हमने बकायदा लिखा भी था, शायद अब्बास लिमिटेड वाला सवाल था जिसके अंदर उसने कहा था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम फैक्ट्री बना लेंगे तो वहां पे प्लांट लगाएंगे, तो हमने उसको लिखा था, डिस्क्लोज किया था, वहां पे भी रिक्वायरमेंट थी, यहां पे भी है। फर्क क्या है, वहां पे एक्वायर करना था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम, यहां पे एक्वायर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हाँ, ये एक थोड़ी सी बात लिख दी है उसने साथ ही जो परेशान कर दी है, कंस्ट्रक्ट और डेवलप, ये तो हो गया ना भाई, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदें या उसको बनाएं, ये तो एक ही बात होगी ना, ये तो उसी तरह से होगा जैसे एसेट खरीदें या बनाएं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात आगे उसने लिख दी, क्या, रिपेयर, मेंटेनेंस और एनहेंसमेंट्स। क्या मतलब, लो जी हमने एक प्लाजा लिया है, उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, और भाई एक बार वो रेनोवेशन हो गई ना, ओए होए होए 4 चांद लग जाएंगे उसको, उसकी कीमत आसमानों को छूना शुरू कर देगी। तो ये हम जो है वो बताना चाह रहे होंगे यूजर्स को, तो वो क्योंकि अभी किया नहीं है वो काम, वो क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और डेवलप और फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस और एनहेंसमेंट। सादा बात क्या, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आपने अभी वो खरीदा नहीं है, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो एंट्री जब तक पैसा नहीं इन्वॉल्व होगा तो नहीं होनी। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आप गार्डन टाउन के मेन बोलेवार्ड के ऊपर एक 15 कनाल जगह को खरीदने जा रहे हैं। अब कितनी मेन जगह, कितनी महंगी जो है वो जगह होगी। ठीक है, तो आपने अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, पर वो तकरीबन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पर उसमें अभी कोई लेन देन नहीं हुआ, तो आप चाहोगे कि मेरे यूजर को ये पता लगे, तो लिख के बता देना है बस। अब ये ख्वाब आएगा, ऐसे खाली खाली कुछ नहीं लिखना था, हम पॉइंट लिख देंगे और कहेंगे एनी एनी एनी, ऐसे नहीं लिखना। सवाल में जितनी गिवन होगी वो लिख देंगे। बहरहाल इसका मतलब क्या है, अगर सवाल में ऐसी कोई बात लिखी हो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अगले साल हम ये चीज़ परचेज कर लेंगे, तो यूज़र को लिख के बता देंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। एंड नंबर 5, डिटेल्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और अच्छा सुने पहले फिर पढ़ लेते हैं। IAS 16 में भी मैंने ये बात बताई थी आपको, यहां वहां पर भी क्या था, टाइटल ऑन रिस्ट्रिक्शन। अब सुनो, वहां पे भी लैंड एंड बिल्डिंग होती है ना, यहां पे भी वही लैंड एंड बिल्डिंग है, एग्जाम्पल भी सेम ही है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के पास एक जमीन पड़ी है, गवर्नमेंट ने आपसे कहा ये जमीन आप ले लें, हमसे खरीद लें,
ठीक है, लेकिन हम इसको आपके नाम नहीं करेंगे, हम इसको आपके नाम, क्योंकि हमारा फ्यूचर में प्लान है। हम गए ना, हमने कहा हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हमने इसको हमें दे दें। उन्होंने कहा जी आप ले लें ज़मीन, पैसे भी दे दें हमें, हमसे ख़रीद लें, पर हम टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। या तो वो ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आपको ही नहीं दे रहे, या वो कहेंगे आगे नहीं बेच सकते। बहरहाल ज़्यादातर ऐसे ही करती है गवर्नमेंट, कहती नहीं इसका टाइटल तो रहेगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमारा यहाँ से एक बड़ी सड़क गुजारने का इरादा है। अब इसी जगह से सड़क गुजरनी है तो हो सकता है आपकी ज़मीन में से भी, इस ज़मीन में से भी गुजरे, तो कल को हो सकता है आप हमें ये वापस ही ना करो, आप स्टेज 2 ले लो, आप जिद मार लो, आपको नहीं मैं नहीं देनी ज़मीन। तो इसलिए आप रखो अपने पास, करो यूज़, आपको इजाज़त है, पैसे भी हमें दे दो, ठीक है, लेकिन कल को जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको पैसे देकर वापस ये ज़मीन अपनी आपसे ले लेंगे। फिर आपके पास तो ये हक नहीं, वरना आप कोर्ट में चले कहोगे मेरी ज़मीन है मैं नहीं देनी, तो आपकी तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप अभी फ़िलहाल पैसे दे दें, आपको हम टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। अब वो लैंड एंड बिल्डिंग अगर PPE वाली थी तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन शो कर दोगे लिख कर, और ये लैंड एंड बिल्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली है, आप कहोगे अच्छा ठीक है ज़मीन देते हैं, हम प्लाजा बना लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो जी हो सकता है अगले 15-20 साल में हम यहाँ पे रोड बनाएं। ऐसे थोड़ी होता है कि जी कल बनानी है तो पैसे देके ज़मीन खरीद लेंगे, तो लीज की तरह से ही बन रहा होता है। 12 लोग कहते हैं ठीक है आप हमें फिलहाल तो देना, तो उनको पता है 20 साल में हमने यहाँ पता नहीं कितने पैसे कमा लेने, ठीक है। अभी रोड जब बनेगी तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो ले 15-20 साल तो रोड नहीं बननी, 15-20 साल अभी 6 महीने में यहाँ पे 6 महीने साल में हम यहाँ पे प्लाजा खड़ा कर लेंगे, 15-20 साल में तो हम इससे 10 प्लाजे बना लेंगे। चलो ठीक है 15-20 साल के बाद देखा जाएगा, हो सकता है ना ही बनाए, ठीक है, लेकिन अभी टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन है। तो आप बात समझिए, ये रिवीजन हो रही है IAS 16 वाले नोट की भी। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है और वो यूज वाला लैंड या बिल्डिंग है तो उसका डिस्क्लोजर सब नोट्स में दुम में लिख दोगे कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइटल टू ट्रांसफर, या ऑन द टाइटल देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स इनकम वगैरह वगैरह, कोई ऐसी बात सवाल लिख दे। अगर टाइटल पे कोई रिस्ट्रिक्शन, फिलहाल सादा बात रखते हैं, ठीक है, तो उसको सब नोट्स में लिख कर बता दो, ठीक है। PPE का नोट अगर PPE है तो, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके नोट में सेम बातें चल रही हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है डिटेल्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट। रियलाइज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच के उससे फायदा लेना, ठीक है। तो अगर आपको बेचने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है तो लिख के बता दो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपने उसके पैसे दिए हुए हैं, लेकिन उसके रियलाइज करने, उसके बेचने पर आपको पाबंदी है। गवर्नमेंट ने कहा बेच नहीं सकते, तो यूजर को लिख के बता दो, ठीक है। अब कैसे लिखोगे? हर सवाल में लिखोगे? बोलो, सवाल में दिया हो तो ये पढ़ाया इसलिए जाता है कि ये पता हो, अच्छा ये लाइन डिस्क्लोजर पर्पज के लिए, हाँ ये बात पढ़ी थी, बस ऐसी को बात आ जाए तो उसको भी नीचे लिख देना सब पॉइंट में, तो बस वही बात इसलिए बताई जा रही है, ठीक है। और जी डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेमिटेंस ऑफ इनकम और डिस्पोजल प्रोसीड्स, ठीक है। बात वो अगली भी को पाबंदी लगा सकते हैं, ठीक है, कि जी आपने ये पैसे जो है, जो इनकम आनी है, इसको जो है ना आपने इस तरह से कहीं भेजना है तो भेजें, या कहीं नहीं भेज सकते, इसको फलां काम में इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, कुछ इस तरह से कर लें। तो कोई इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन, और लफ्ज रिस्ट्रिक्शन के या नेचर रिस्ट्रिक्शन की किसी एडजस्टमेंट में आ जाएगी तो वही उठाकर एज इट इज लिख दोगे। क्लियर? ये तो हो गए दोनों मॉडल्स के साथ रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं फेयर वैल्यू मॉडल वाले डिस्क्लोजर। वो कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है तो उसके बारे में ये बातें बताओ, और ये हम बता चुके हैं, आपके विक्टोरिया वाले सवाल में बताई हुई हैं, आप देखोगे नजर आएंगी। जो 2-4 बातें नहीं है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। देयर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू द फेयर वैल्यू मॉडल ओनली। जी जरा वापस जाएंगे काइंडली नोट पे। There must be a reconciliation in the notes to the financial statement between opening and closing values for investment property. आगे मत पढ़ो। There is a reconciliation in a note to the financial statement between opening and closing values of, ये opening और ये closing। opening, ये प्रॉपर्टी 2 कौन सी थी? फेयर वैल्यू मॉडल वाली थी ना। अब हम फेयर वैल्यू मॉडल वाली की बात कर रहे हैं। ये तो डिस्क्लोजर दोनों से रिलेटेड थे, ठीक है ना। अब सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल वाली के बारे में क्या क्या चीजें बतानी है वो कह रहा है देयर मस्ट बी अ रेकंसिलिएशन इन अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग
balances of investment property showing number 1 additions made during the year. ठीक है जी. Next, assets classified as held for sale in accordance with IFRS 15, IFRS 5. ये ना आपके स्कोप से बाहर है. ये तो FR 2 में भी नहीं है, फाइनल में जाकर पढ़ेंगे. एक स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि जब आप कोई एसेट को प्लांट उतार के अलग करके रख लें तो ना तो वो एक्टिव यूज में है, ठीक है, ना ही कोई और पर्पज है उसको, बल्कि आपने सिर्फ लिखा हुआ है कि जब गाहक आएंगे तो उनको दिखाएंगे ऐप है जे प्लांट. आपने घर पे पड़ा हुआ रूम कूलर बेचने का सोचा, आपने उसको उतार के साफ सुथरा करके रेग मार के उस पर पेंट करके उसको अपने ड्राइंग रूम में रख दिया. ठीक है, कि आप जो भी ग्राहक होगा इलेक्ट्रिक पे तस्वीरें लगा दी, फिर जो भी ग्राहक आएगा तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बाहर ही है, उसको यहाँ से दिखाऊंगा ये है, चला के दिखाएंगे, लेना है नहीं लेना, ठीक है जाओ. ठीक है, और वो कभी कभी थोड़ा ऐसे खुद भी चला लेते हैं. पड़ा तो बिकने के लिए, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, एक्टिव यूज से उतार लिया आपने, अपने कमरे से स्टडी रूम से उतार लिया. आपने कहा जी वो तो सारी किताबें मेरी गीली हो जाती हैं जब चलता है एसी, तो मैं तो एसी लगाऊं, कूलर चलता है मैं एसी लगाऊंगा. ठीक है, तो आपने अपने स्टडी रूम से निकाल के उसको एक्टिव यूज से उतार लिया, उसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल रखा हुआ है, तो उसके ऊपर पीपीई नहीं लगता, उसके ऊपर IFRS 5 लगता है. तो वो आपने पढ़ना नहीं है, वो आप फाइनल में जाकर पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो वहीं पे जाके पढ़िएगा, ये आपके स्कोप से बाहर है, इसलिए ये एडिशन हमने नोट में भी हमारे नोट में नजर नहीं आता. ओके, नेक्स्ट, नेट गेन्स और लॉसेस. वो क्या कह रहा था, ओपनिंग और क्लोजिंग में बताओ एडिशन कितने हैं. नेट गेन और लॉसेस फ्रॉम फेयर, ये लिखा था हमने, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखी थी, मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिख दी, हमने फेयर वैल्यू गेन लिखा हुआ था, मैंने दोनों ही बात, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखो, ध्यान चढ़ाओ. जैसे वहां पे रीवैल्यूएशन लिखते थे, सरप्लस आता था तो प्लस, लॉस आता था तो माइनस, ऐसे ही यहां पे लिखो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. अगर फेयर वैल्यू गेन आए तो प्लस, और अगर फेयर वैल्यू लॉस आए तो माइनस. तो ये बात ठीक है. तो ओपनिंग एडिशन, अगला एडिशन तो है नहीं, वो दूसरा तो है नहीं, हेल्ड फॉर डिस्पोजल तो है नहीं, आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला एडिशन भी नजर नहीं आता, आपके स्कोप से बाहर है. तो आपके नोट के अंदर यही बात वो कर सकता है, जो बातें डिस्क्लोजर में तो लिखी हुई है. क्या कह रहा है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग का बताओ और उसके दरमियान एक रेकंसिलिएशन हो जो बताए एडिशन कितना है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी है और डिस्पोजल कितना है. ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि डिस्पोजल हो तो भी तो लिखना ही होता है. ठीक है, तो अगली जो बात है ना वो आपके स्कोप से बाहर है, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन. तो बुलेट 2 और बुलेट 4 ये आपका आउट ऑफ सिलेबस. ठीक है, बहरहाल बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, आपने कोई चलता हुआ बिजनेस ही खरीद लिया तो उसके एसेट्स अब आपके एसेट्स हैं, तो आप एडिशन शो करेंगे तो वो भी दिखाने होते हैं, लेकिन वो भी आपके स्कोप से अगेन बाहर है. ठीक है, ओके. आगे कहता है दिस रेकंसिलिएशन शुड शो सेपरेटली any amounts in respect of investment properties included at cost because their fair values cannot be reliably measurable. ये वैसे ही है, वो वैसे ही अलग किया ही हुआ है हमने, वो तो हमने अलग किया ही हुआ है. ठीक है, इसको हमने कॉस्ट पे रखा हो तो वैसे ही अलग रखते हैं हम, तो ऐसी फजूल सी लाइन थी, इसकी कोई जरूरत नहीं. हाँ, ये बात बेसिकली ना यहां से उठाकर उसको आगे लिखनी चाहिए थी, यहां पे बनती नहीं थी ये बात. ठीक है, तो ये जो लिखा ना, दिस रेकंसिलिएशन कैनॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, ये बात को यहां पे लिखना ही नहीं चाहिए था. और जो अगली बात है, ये पार्ट होना चाहिए था अगले सफ़े पे कॉस्ट मॉडल वाली रेकंसिलिएशंस का, तो मैं उसी के साथ ही पढ़ना चाहूंगा. फेयर वैल्यू मॉडल के लिए बस इतनी ही डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है. तो फिर ये क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बतानी, इसमें तो ये होता ही नहीं था. याद, यहां पर 0 आया था, याद आ रहा, बस WDV आ गई थी, यही फेयर वैल्यू ही, यही इसकी WDV थी, याद है ना, इसलिए उसने डेप्रिसिएशन का जिक्र किया ही. उसने क्या कहा कि बस इस ओपनिंग और क्लोजिंग का जो है वो, इस ओपनिंग और क्लोजिंग को दिखाओ. ठीक है, रेकंसिलिएशन भी हो उसकी, इसमें क्या दिखाओ, एडिशन हो, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो, ट्रांसफर मैंने ये भी अपनी तरफ से रखा है और डिस्पोजल भी अपनी तरफ से रखा है. ये कॉस्ट मॉडल में जाके पता लग जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी हुई है कोई प्रॉपर्टी, तो क्या वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, बोलो. अब आगे कॉस्ट मॉडल में जाके ना उसने ये बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे नहीं लिखी तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी वही ट्रांसफर है, यहाँ पे भी डिस्पोजल हो सकता है. ठीक है, तो बस आपका नोट यही है, ये 2 चीजें ऐड हो गई. ठीक है, ओके. अब आ जाए अगले सफ़े पे, ये फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट लिखा हुआ है ना नीचे, ये यहाँ पे पढ़ने की क्यों जरूरत है, कोई जरूरत है इसकी?
ये कॉस्ट मॉडल वाले डिस्क्लोजर्स पढ़ते हुए जब उसी से रिलेटेड हो तो उसी के साथ ही पढ़ते हैं आके, तो अगले सफ़े पे आ जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू कॉस्ट मॉडल ओनली। ठीक है जी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू कॉस्ट मॉडल ओनली। इसमें क्या कहते हैं जी, डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, ओहो लिखा नहीं होगा, पिछली क्लास में लिखा था फिर आपके लिए मिटा दिया था ताकि यहां पर लिख सकें। देखो यूजफुल लाइफ कितनी थी, हमें जरूरत नहीं थी। डेप्रिसिएशन मेथड क्या था, हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू मॉडल कौन सा है। और ये IAS 16 वाला रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है कि उसको भी डेप्रिशिएट करना होता है, यहाँ पे लिखते होते थे। ये तो फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 का जिसमें डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये एंड पे जाके फिर फेयर वैल्यू देखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, हाँ कॉस्ट मॉडल के लिए तो बताना पड़ा था। कितनी यूजफुल लाइफ थी विक्टोरिया वाले सवाल में, 50 ईयर्स। कौन सा मेथड लगाया था, स्ट्रेट लाइन मेथड। सवाल में SLM मत लिख के आना, पर्चे में स्ट्रेट लाइन मेथड लिखना। ठीक है, तो ये बात ही उसने बताई हुई है। क्या कह रहा है देखो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू कॉस्ट मॉडल ओनली में कहता है डेप्रीसिएशन मेथड यूज्ड, बता दिया लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यूजफुल लाइव्स और डेप्रीसिएशन रेट्स यूज्ड। यूजफुल लाइफ रेट होता तो रेट लिख देते। ठीक है, सेम वही IAS 16 वाला, ये तो है ही सारा IAS 16, ये तो बिल्कुल वही, ऐसे लगता है वहीं से उठा के यहाँ पे लिख दिया। ये तो कॉस्ट मॉडल जो था तो उसमें तो मैंने कहा था कि कॉस्ट मॉडल तो फिर तो है ही सब कुछ वही। ठीक है ना, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एक्शन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, तो वो बिल्कुल वही है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं ये कॉस्ट या फेयर वैल्यू को, जब एक्यूमुलेटेड एक्शन अलग होती है तो एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा है, कहते हैं ना, ये ग्रॉस से ही बड़ा होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, तो उधर देखें अब, ये क्या है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और ये क्या है उसकी डेप्रीसिएशन। ये क्या है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और ये क्या है इसकी डेप्रीसिएशन। सही है ना। अब वो क्या कह रहा है सुनो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड। इधर देखो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। ये क्या है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एट द एंड। तो हम जो जैसे नोट बनाते थे ये सब कुछ हो रहा होता था। ठीक है ना, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एट द एंड, accumulated depreciation at the beginning at the end, accumulated depreciation at the beginning at the end। वो यही कह रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब कहता है ये ओपनिंग क्लोज, बिगिनिंग और एंड वाले भी बताओ, और ऐसे नहीं बिगिनिंग और एंड वाले बता दो, अगली बात ही बताओ क्या, a reconciliation between opening and closing values showing। ये एडिशंस है, पता नहीं कंपनीज एक्ट 2017 कहाँ से आ गया, तो कंपनीज एक्ट 2017 वाले लफ्ज काट दे, सिर्फ एडिशन सही है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, नवा ही एडिशन आ गया कंपनी एक्ट 2017 एडिशन। ठीक है, सही है। रेकन्सिलिएशन शो करो, क्या दिखाओ उसमें, एडिशन दिखाओ। पहले अपने नोट में तो देख लें क्या दिखाओ उसमें, इधर इधर पहले अपने नोट में देखें, एडिशन दिखाओ। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसमें तो नहीं होगी। ठीक है, वो तो पहले वाला बता चुके हैं, हमने यहीं पे लिख लिया था। ये कॉस्ट मॉडल में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं ना होती। ठीक है, एडिशन दिखाओ, डिस्पोजल दिखाओ, लेकिन ट्रांसफर तो यहाँ पे भी होगी। ठीक है, कॉस्ट मॉडल वाला भी तो ट्रांसफर हो सकता है, इधर भी एसेट आ सकते हैं, इधर से जा भी सकते हैं। ठीक है, ये दिखा दो, ये क्या कह रहा है। चलो आगे भी देख लो, डेप्रीसिएशन में ओपनिंग से एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल और क्लोजिंग है। चलो पढ़ के देखते हैं ये क्या कह रहा है। वो कहता है क्या, तो एक टेस्ट हमने दिया था सर, उसमें एमसीक्यूज था डिस्क्लोजर के पॉइंट्स बताने। बेटा नहीं यार, वो और चीज है यार, वो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट होती ना, तो मैं ऊपर लिख देता कंपनीज एक्ट ने कहा है, तो अलग बात थी। ये लफ्ज प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने कहा यहाँ पे असल लफ्ज एडिशन है, ये इग्नोर नहीं किया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई साहब, क्यों नहीं समझ रहे। कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है हम पे, FAR 2 में जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके मुताबिक बनानी है, स्केड्यूल्स पढ़ते हैं। कंपनी एक्ट को मैंने नहीं काट दिया, पर कंपनी एक्ट 17 एडिशन, ये कौन सा एडिशन है जरा बताओ, जाके किसी लॉयर से पूछ के आओ, किसी लॉ वाले उस्ताद से पूछ के आओ, एक केड़ा एडिशन है। ओ गलती से एक लफ्ज एडिशन असल लफ्ज था, कहीं से पढ़ गया यहाँ पर लिखते हुए। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ा हुआ सिर्फ कटवा दिया है। 2007। ओके, कंफ्यूज मत करें, कान फ्यूज कर रहे हैं आप जी। रेकन्सिलिएशन बताओ, पढ़ लेते हैं। रेकन्सिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज शोइंग एडिशंस, शोइंग डेप्रीसिएशन,
showing assets classified under held for sale in accordance IFRS 15 out of syllabus, showing acquisition through business out of syllabus, showing impairment losses in syllabus, ठीक है, और showing transfers, अब ये सब बातें तो आ गई। हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस का भाई कोई फर्क नहीं है। क्या हो गया, आपसे कहा इम्पेयरमेंट लॉस कब होगा, जब कॉस्ट मॉडल होगा। फेयर वैल्यू मॉडल पे तो वो वैसे ही फेयर वैल्यू पे रखते हैं ना, तो लॉस या गेन तो आ जाना है। अब इम्पेयरमेंट लॉस कब आता था, जब एसेट की बुक वैल्यू होती थी और रिकवरेबल अमाउंट से कम। तो बेटा कम तो औकात में ही, ऐसे तो ना करो, ठीक है जी। बुक वैल्यू होती थी और औकात से ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होती थी, ठीक है। अब वो पीपीई में ये काम हो सकता था, तो कॉस्ट मॉडल पे चलें तो कॉस्ट मॉडल में भी तो लेस कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट WDV ही आ रही होगी यहाँ पे। तो वो WDV बुक वैल्यू है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू हो और उसकी रिकवरेबल अमाउंट हो तो कंपैरिजन हो सकता है। तो अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव डेफिशिएंट के नीचे नया हेड ऐड कर लो, या एक क्वेश्चन टेस्ट में दिया था ऑर्चर्ड लिमिटेड आई थिंक, और उसके सोल्यूशन में एक छोटा सा काम किया था। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या किया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, और जान छुड़ा ली थी। क्या मतलब, यहाँ पर सिर्फ फॉर द ईयर में ऐड कर दिया था डेप्रिसिएशन के साथ ही प्लस इम्पेयरमेंट लिखकर, और क्लोजिंग में अक्यूमुलेशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट आ गया था, तो हमें वो नया हेड बनाना नहीं पड़ा था। बहरहाल अलग से बना लो अगर ये बात समझ नहीं आई तो। अच्छा, अगली बात, अब वो कहता है अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो ये सब तो करो, प्लस वो कहता है व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज। कहता है कॉस्ट मॉडल पे हो, ये असल में तो मजा तब आए, समझ तब आए जब दोनों प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे हो, तो ये बात समझ आ रही होती है, ठीक है। बहरहाल ये तो हमने रखा ही कॉस्ट मॉडल पे इसीलिए था क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू निकाल नहीं सकते। बहरहाल वो कहता है अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो फेयर वैल्यू बताओ। हमने कहा यार वो निकाल सकते तो फेयर वैल्यू पे ना रख लेते, नहीं निकाल सकते। तो उसने कहा अच्छा, अगर फेयर वैल्यू नहीं बता सकते, नहीं निकाल सकते, तो फिर कुछ एडिशनल बातें बताओ। क्या बताएं जी, बताओ ये लैंड कहाँ पे, ये क्या है और कहाँ है। हमने कहा जी ये प्लॉट ऑफ लैंड है गवादर में। क्यों नहीं आप इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। वो जी अभी जंगल है आसपास, स्पेशलाइज्ड इसकी जो है ना, अभी तक तो नेचर है, अभी आसपास जंगल है, फेयर वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती, ठीक है। अच्छा तो फिर चलो कोई अंदाजा, कोई रेंज ही बता दो। होगा जी कोई 5 से 10 लाख के दरमियान का, यही बातें लिख दो, ठीक है। अब पढ़ाता हूं आपको क्या कह रहा है। व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड आल्सो बी डिस्क्लोज। इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली the same additional disclosures should be made as under the fair value model। वो कौन से हैं, अब वापस आओ, वो वाली 3 लाइनें जो छोड़ के आए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। अब ये वहीं पे होना चाहिए था ना असल में, तो बहरहाल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट because fair values cannot be estimated reliably, following should also be disclosed। description of property अभी बताया आपको, plot in Gwadar। explanation as to why fair values cannot be determined reliably because of jungle। if possible the range within which the property's fair value is likely to lie। हो सकता है हम कहें जी हम कोई रेंज भी नहीं बता सकते, या यूं तो कह सकते हैं ना कि जी 5 से 50 लाख के दरमियान है, वो कह रहा है कोई रेंज बता दो उसे, ठीक है। तो आपका अंदाजा है कि इतना को होगा, यानी शायद विक्टोरिया वाले क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्टर्स ने एस्टिमेट किया था शायद हम वो लिख सकते थे, यहाँ पर फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है जी, एक अंदाजा है, एक रेंज है जी, इसके दरमियान ही लग रही है, ठीक है। बहरहाल ये 3 लाइनें वहाँ पर एडिड होनी चाहिए थी। खैर बातें तो जितनी मर्जी करते जाओ, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होते हैं, ये तो ऐसे ही फैलते चले जाते हैं। फिलहाल तो हमें बस इतना पता चला कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनवाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनवाएगा तो हम क्या करेंगे, बना देंगे। कैसा होगा वो नोट,
अच्छा नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा पीपीई का नोट होता है, और जो भी चीज़ें वहाँ पर एडिशनल आ रही थी बिल्कुल वैसी आ जाएंगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह एक सफ़े के ऊपर फ्रंट पे और एक उसकी बैक पे आपको ये दोनों खाली फिगर्स के बगैर नोट्स का तकरीबन पूरा फॉर्मेट बना दूंगा, और जो सब नोट्स ऐड हो सके वो भी कर दूंगा, ठीक है। अगली हेडिंग बना ले, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। अच्छा जी, असल नाम तो इस स्टैंडर्ड मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा फला हो जाए, इतना वड्डा मुंह खोल के जमाई ले, वो अगला भाई बस अल्लाह नहीं बचाया उसको, जा रहा था वो। हाँ, उसमें कुछ निकला ही नहीं था। मैंने पहली क्लास में आपसे पहली वाली में पूछा था उस दिन ना, जिस दिन नंबर था उसका। चलो आप मुझसे नहीं, पहली क्लास में आपसे पिछली क्लास में पूछा, मैंने कहा 9 किया, उन्होंने कहा हाँ जी किया, कोई मसला है? उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं कहा किसी ने भी नहीं आया होना, आप मुझसे लहदा पूछ लेना, ठीक है। इसी क्लास के फ़ौरन बाद आज हो सकता है 12:05 तक हो सकता है आज हम फ्री हो जाए, तो मुझसे पूछ लेना। चुप चुप, रोज कहता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सुने, अब इस स्टैंडर्ड का नाम तो वैसे है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस, लेकिन इस गवर्नमेंट असिस्टेंट के नाम गवर्नमेंट असिस्टेंस के नाम को अभी आप इग्नोर करें, बस लिखना चाहें तो लिख लें नाम के साथ, लेकिन फिलहाल आप डिब्बा देखें कहाँ लगा हुआ है, डिब्बा लगा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है जी। भाई साहब ये वाला एरिया नजर आए बस, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुने, ये पिछली क्लास में नोट हुआ हुआ वैसे ही नोट हुआ हुआ, इसलिए इसको भी नोट ना करें, जब बात हो जाए तो नोट करें, फायदा नहीं होगा ना वैसे तो, ठीक है। और आपको मैं प्लानिंग भी बताऊंगा, ठीक है। आपने अपने पेज को अगेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड रखना है, ठीक है, बराबर 2 हिस्से कर लो। मैं आपको बिल्कुल भी आज इस तरह अप्रोच चेंज किया, वो कहा था ना, वो एक बोर हफ्ते वाले दिन बोर लेक्चर गुजरा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, शदीद तबीयत खराब हुई थी, ठीक है। जिसको अभी आज बोरी तो रही है वो भी निकल जाए क्लास से, ठीक है, निकल जाए क्लास से, वो निकाल दे इसको क्लास से। इतने मैं ड्रामे लगा रहा हूँ और तुम्हें अभी बोरियत हो रही है, ये ऐसे कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा सुने 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 सुने, इस दफ़ा बिल्कुल पूरा टेबल आपके सामने नहीं बनाऊंगा, बल्कि इस टेबल में इस ट्री पे जैसे ही कोई शाख लगेगी उस पे उसका उल्लू बिठाकर एग्जाम्पल समझाकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझकर फिर अगली शाख पे दूसरा उल्लू बिठाएंगे, ठीक है, ताकि साथ साथ न्यूमेरिकल हो। और पिछली क्लास में डिस्कशन जनरल थोड़ी सी करने के बाद सिर्फ ये एग्जाम्पल 1 जो आपको नज़र नहीं आ रही वो तो मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल मैंने लिखवाई थी, और उससे फिर हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ की थी, यहाँ पर जो मैंने मिटा दी हैं आपके गाने से पहले, और यहाँ पे हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे। वैसे तो एक लाइन एक्सपेंसेस में चाहिए थी, एक लाइन इनकम में चाहिए थी, एक लाइन एसेट्स में, एक लाइन लायबिलिटीज़ में, लेकिन मैंने 3 लाइन्स हर जगह छुड़वा दी, ताकि एक तो अगला साल भी मैं रखूँगा, ये प्लानिंग बता रहा हूँ ना, सवाल जब करेंगे भी तो 2003 की जगह खाली रखिएगा अपनी उसको नोट करते हुए, ठीक है ना। आप बिल्कुल राइट कॉर्नर पे 2002 लिखिएगा, ताकि कल को मैं 1 साल आगे बढ़ाऊं समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को भी, तो वहाँ पे नोट हो सके। प्लस जो मेरी अगली 2-3 एग्जाम्पल्स होंगी, वो 2-3 एग्जाम्पल्स में भी जो कुछ होगा वो इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर हम भरेंगे, ताकि एंड पे ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड सारे एक्सट्रैक्ट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट जब आए तो हमने इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्लानिंग बताई है, एक तो हाफ पेज पे नोट करेंगे इस ट्री को, लेकिन उस ट्री में सिर्फ एक शाख की एक एग्जाम्पल आज हो सकी है, तो बाकी उस क्लास में जो कम पढ़ाया गया तो 2 तो हो जानी चाहिए थी, पर वो 2 नहीं हो सकी। दूसरी की एग्जाम्पल है भी नहीं, करवाता भी नहीं हूँ मैं, बस दोनों शाखों पे एक एग्जाम्पल होती है। उसके बाद फिर हम अगली बातें करेंगे और 1 बाय 1 इस तरह से करते जाएंगे हम चीज़ों को डिस्कस। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ग्रांट है क्या? कोई अंडर डेवलप्ड एरिया है,
पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि वहाँ पे तरक्की हो, तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि जो कोई भी उस इलाके में जाकर अगर कोई सेटअप लगाए, कोई प्लांट लगाता है, कोई प्रोडक्शन सेटअप लगाता है, तो वो जो एसेट खरीदेगा, वो जो प्लांट खरीदेगा, वो प्लांट की कीमत का 100 में से 40% हिस्सा हम पे करेंगे। अब ये क्या है? गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है। मिसाल के तौर पे 100 करोड़ का एक प्लांट हमने खरीदा, तो उस 100 करोड़ में से और जाके हमने एक दूर दराज इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप लगा दिया, तो वो 100 करोड़ के प्लांट में से गवर्नमेंट ने क्या कहा? 40 करोड़ हम देंगे। दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट, दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी, आगे नहीं पढ़ना, अगली बात तो बाद में समझाऊंगा। अच्छा, ऐसे ही एक तो ये ग्रांट हो जाती है इस तरह की। एक ग्रांट और भी है, वो क्या है? मिसाल के तौर पे एक फर्टिलाइजर कंपनी है, खाद बनाने वाली कंपनी है, और उनको खाद की एक बोरी 100 रुपए की कॉस्ट में पड़ती है, और वो किसानों को वो खाद की एक बोरी 120 में बेचते हैं, 20 रुपए का अपना नफा रखते हैं बीच में हर बोरी के ऊपर। गवर्नमेंट ने किसानों को रिलीफ देना चाहा, तो उन्होंने कहा डायरेक्ट किसानों ने दिता थे, उन्होंने खाद कूद को नहीं गानी, आप ही खा जाने ने। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करें, खाद कूद खानी नहीं लगानी, सॉरी, ठीक है, आप ऐसा करें कि फर्टिलाइजर कंपनी को कहा कि आप ऐसा करें, आपको ये बोरी पड़ती है 100 में और आप 120 में बेचते हैं, ठीक है, हम आपको 10 रुपये फी बोरी देंगे। 10 रुपये फी बोरी जब आपको हमसे मिल गई, तो आपकी कॉस्ट 100 से कम होके 90 बन गई। तो आप अब किसानों को 120 की बजाय 110 की बोरी बेच दो, किसानों को रिलीफ मिल गया। ठीक है, आपको क्या मिला है? ग्रांट। आपको क्या मिला है? ग्रांट। गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस कह लें। ठीक है, सही है। ऐसे ही एक और मिसाल भी हो सकती है, वो भी एक्सपेंसेस की ही मिसाल ले ले। दो तरह की ग्रांट्स होती हैं। या गवर्नमेंट कहे ये लो पैसे, आप इससे एसेट खरीदो, या गवर्नमेंट कहे कि हम आपको ये पैसे देते हैं फलां खर्चा, जैसे अब उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल हमारी कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करा ली, तो एक हमें उन्होंने जो है वो कॉस्ट कम कर दी। ऐसे ही एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट की एक और हैं, दो ही किस्म की ग्रांट्स, या एसेट खरीद लेते हैं या एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट होती है। एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो प्लांट हमने दूर दराज इलाके में लगाया है, गवर्नमेंट ने एक शर्त लगाई कि देखो, एक तो गवर्नमेंट शर्तें लगाती है, गवर्नमेंट ग्रांट जब देती है तो शर्तें लगाती है, और ये शर्तें पूरी ना करो तो गवर्नमेंट पैसे वापस ले लेती है। इसको रीपेमेंट ऑफ ग्रांट कहते हैं। ये इंशाल्लाह कल यानी कि जब कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर के एंड पे उम्मीद तो है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट की बात भी हो ही जाएगी। ठीक है, हम उसको वापस भी हमें करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट को ये ग्रांट वापस करनी पड़े अगर कंडीशन मीट ना करें। कंडीशन लगाई होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा ये जो प्लांट हम आपको प्लांट के पैसे हम आपको दे रहे हैं, इतने पैसे, अगले 5 साल तक आपने यहाँ पर इस इलाके के 500 लोगों को नौकरी पे रखना है। अगर आपने ये 500 लोगों को नौकरी पे ना रखा तो हम आपसे अपने पैसे वापस ले लेंगे। ठीक है, हाँ, और अगर आपने अगले 5 साल तक, ठीक है, हाँ, और अगर आपने अगले 5 साल तक इनको एम्प्लॉयड रखा तो इन 500 की तनख्वाह में से 200 बंदों की तनख्वाह भी हम देंगे। अब ये क्या है? एक्सपेंस होना था, उसकी रीइंबर्समेंट है। ठीक है, उसकी क्या है? रीइंबर्समेंट है। बात समझ रहे हो? क्योंकि उस इलाके को गवर्नमेंट उठाना चाह रही है ना, तो उस इलाके के लोगों के लिए वो उन्होंने वहाँ पे ये सब्सिडी, ये ग्रांट भी दी, और फिर वहाँ पे मजीद ताकि वही इलाके के लोगों को जो है वो इससे मैक्सिमम फ़ायदा हो, उन्होंने कहा 500 से बंदे कम होने नहीं चाहिए, 500 बंदों को आप हर वक्त रखोगे इस इलाके से ही। अब ये मतलब नहीं कि जेड़े 500 पहले दिन आ गए और में बदमाशियाँ करन रोज़ आनी ना, उनको रखेंगे। मतलब कहने का ये है कि नंबर ऑफ
एम्प्लॉयज इस इलाके के कितने होने चाहिए, 500 हर टाइम पे। अब गवर्नमेंट ने क्या दिया है, अगेन ग्रांट, ठीक है, और ये ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है या तो फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो आपके एक हाफ पेज पे ये हेडिंग होगी, एक हाफ पेज पे ये हेडिंग होगी, ठीक है। तो बहरहाल गवर्नमेंट की ग्रांट हमारी इनकम है, गवर्नमेंट जी ग्रांट है ये हमारी इनकम है, लेकिन इस इनकम को सारी की सारी इनकम आज ही नहीं बना लेते, डिफरेंट तरीके हुआ करते हैं, वो डिफरेंट तरीके पड़ेंगे। हो सकता है इसी साल में ही सारी की सारी इनकम बने, वो भी कहीं जाकर केस बन जाए, लेकिन फिलहाल जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने हमें एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट के लिए कोई ग्रांट दी है तो ये हमारी इनकम तो है, लेकिन इस इनकम को आज ही प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर ना जाओ, इसको आज लायबिलिटी बनाओ, ठीक है। अब कोई नई चीज नहीं है, आपने पैसे रिसीव किए, कस्टमर से चीजें नहीं दी, क्या एंट्री की थी, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम, और लिखने वाले मुसीबतों, लिख लेना, जब कहूंगा तब लिखना, समझना मत, कान बंद करो और लिख ही जाओ, घर पे जाके फिर लिखे को देखते रहना, समझ कुछ नहीं आएगी, ठीक है। लिखा बेटा किताबों में होता है, जब बात की जा रही हो तो इधर देखा करो जी। मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी सादा सी बात पूछी, आपने अपने कस्टमर्स से पैसे रिसीव कर लिए एडवांस में, अभी आपने गुड्स उनको डिलीवर नहीं की, तो इसकी क्या एंट्री आप किया करते थे, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लतीफा सुना रहा हूं तुम्हें, शान बन के बैठो, ठीक है जी। तलवार किधर है यार, कहा को स्कील पे यार, वो तलवार नहीं है, साथ की तलवार तो ये। ओके सुने, हाँ देखो ना अभी, प्लीज 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 ध्यान रखें। मैं कह रहा हूं आपने अपने कस्टमर से एडवांस रिसीव किया, आपने उसकी एंट्री पास की, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये आप पे क्या है, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, हमने ये चीज़ें डिलीवर करनी, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, तो इसको एडवांस इनकम भी कह सकते हैं। सर्विसेज में आए थे, हमने इनकम एक्सपेंडिचर का टॉपिक पढ़ा, मैंने आपको पहले ही दिन इनकम का लेजर बनवाया था और मैंने कहा था क्लोजिंग एडवांस कब होता है, जब हम पैसे आज रिसीव कर लेते हैं, सर्विसेज हमने फ्यूचर में देनी होती हैं, तो क्लोजिंग में हम पे लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, तो उसका नाम हमने कहा था एडवांस इनकम। और इसी के साथ मैंने एडवांस इनकम के साथ, ये लायबिलिटी है, एडवांस इनकम के साथ मैंने स्लैश डाल के लिखा था टॉप पर, इसको डेफर्ड इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो एडवांस इनकम या डेफर्ड इनकम ये लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट पर मिलने वाली ग्रांट की अकाउंटिंग के, दो ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड ने अवेलेबल किए हुए। पहला ऑप्शन क्या है, रिकॉर्ड इट एज अ डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम नहीं, दिल में बात ये पसंद आ रही दिल को तो लिख लो, मैंने डेफर्ड इसलिए लिखा, चलो बहरहाल रिकॉर्ड इट एज एडवांस इनकम, यानी आज क्या बना लो, लायबिलिटी, एंड ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इनकम बनाओ ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर एसेट्स। आप कहोगे इनकम का एसेट से क्या ताल्लुक, भाई ये इनकम किस लिए आई, क्योंकि एसेट खरीदना था, जब एसेट खरीद लिया तो एसेट अगर अगले 10 साल इस्तेमाल करना है तो इस इनकम को भी अगले 10 साल इनकम में, एडवांस इस लायबिलिटी को भी अगले 10 साल में इनकम बना लो। अगर एसेट स्ट्रेट लाइन पे डेप्रीशिएट करना है तो इस इनकम को भी स्ट्रेट लाइन पे एमोटाइज करो, ठीक है। अगर एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस पे, मतलब जो बेसिस वहां पे है ना वो यहीं पे भी रखो, ठीक है, आसान हो जाएगा काम, ठीक हो गया। तो डेफर्ड इनकम ना पसंद आए तो आप लिख सकते हैं एडवांस इनकम, ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा गवर्नमेंट दो तरह से ग्रांट दिया करती है, असिस्टेंस की तो भाई बात ही नहीं कर रहा, ग्रांट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट दो तरह की ग्रांट्स दिया करती है, या फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। वो बात तो कल करेंगे। ये बात एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी तो हम उस ग्रांट को आज एक लायबिलिटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लायबिलिटी बनाते हैं,
और उसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में ट्रांसफ़र। यार उठ जाओ, इसको रास्ता दे दो अब्दुल्ला, ये दोनों बच्चे उठो ज़रा, इसको रास्ता, पीछे जाके खड़े हो जाओ क्लासेस वाले भाई, ये दूसरे को भी थोड़ी देर में भेजता हूँ, बल्कि तुम भी चले ही जाओ जल्दी, यार टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है, दोनों निकलो यहाँ से, ठीक है। एक ये दरमियान में खड़ा हो जाए, बिल्कुल दरमियान में स्पीकर के नीचे, दूसरा दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाए, ठीक है। और वहाँ पे जाके ना एक दूसरे की तरफ मुंह करके बेशक हंसते रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जरा दूर हो जाए, पीछे 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 दीवार के साथ बैठो, पीछे वो बच्चे बैठे हैं, स्पीकर के नीचे जगह बनाओ, एक के लिए स्पीकर के नीचे जगह बनाओ, एक के लिए स्पीकर के नीचे, एक के लिए दरवाजे के पास। आप वहाँ पे एक दूसरे को देखो और देख के हंसो, आई हैव नो इशू, ठीक है। ओके जी, इधर देखें, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, आज एसेट खरीदा, ये सारी की सारी ग्रांट आज इनकम में मत फेंको, ठीक है, बल्कि उसके लिए बेहतर ऑप्शन दूसरा है, एक और भी है ऑप्शन, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन वो भी आज ही इनकम नहीं बनाता, वो बात बहरहाल वो दूसरी क्लास में नहीं हुई, लिख दूंगा मैं, ठीक है जी। क्या कर लो, आज इसको लायबिलिटी बनाओ और आहिस्ता आहिस्ता इसको इनकम में फेंकते रहो, ठीक है। बड़ी सादा सी आसान सी बात है, अगर आप यूँ कहें तो एसेट एक रिसोर्स होता है, ठीक है, और ये जब पिघलता है, कम होता है, तो ये एक्सपेंस बन रहा होता है। क्या बात है ये बात ऐसे है, एसेट जब हमने खरीदा तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हुआ, ठीक है। जब ये डेप्रीशिएट होता है, पिघलता है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। तो एसेट पिघल कर क्या बन रहा है, एक्सपेंस, ठीक है। लायबिलिटी के बारे में बताओ, एडवांस इनकम, एंट्री क्या की, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। अब जब ये लायबिलिटी कम होती है तो ये इनकम बनती है, ये इनकम बनती है। जैसे क्रेडिटर ने कहा 100 रुपये देने हैं, 95 दे दो, 5 माफ किए, हमने एंट्री क्या की थी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की, क्रेडिटर लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी कम हुई और वो पिघल कर क्या बन गई, एसेट क्रेडिट होता है तो एक्सपेंस बन रहा है, एसेट कम हो रहा है तो एक्सपेंस बन रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो इनकम बन रही है, ठीक है। तो एसेट की एंट्री बिल्कुल तरतीब से करेंगे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इतना नोट करें बस, और एग्जाम्पल 1 इसके नीचे रेफर कर लें। अब जहां तक ये नोट हो ना, इसके नीचे 3 4 5 लाइनें खाली छोड़कर उसके बाद आपने एग्जाम्पल 1 की हेडिंग देनी है और फिर मैं आपको लिखवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, रिकॉर्ड इट एज डेफर्ड इनकम एंड ये दूसरी बात है ना, एक बात ये काम करेंगे, स्टेप्स हैं। दूसरा, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इनकम बनाओ ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर एसेट्स यूजफुल लाइफ। सिस्टमैटिक बेसिस का मतलब क्या होता है भाई, एसेट स्ट्रेट लाइन पे डेप्रीशिएट करो या रिड्यूसिंग बैलेंस पे, दिस इज अ सिस्टमैटिक बेस, ठीक है। या मतलब इसी तरह से वो कह रहा है कि जिस तरह से उस एसेट को आपने, सादा रखें बात, जिस तरह से जिस सिस्टमैटिक बेस पे आपने एसेट को डेप्रीशिएट किया था, उसी पर आपने इस इनकम को, इस लायबिलिटी को एमोटाइज करना। करो नोट, नजर आ रहा है बेटा आप? हाँ, फिर हंसो, अब हंसो ना, अब हंसने की बारी है। अब नजर नहीं आ रहा तो अब हंसो, मौका है अब हंसने का। दूल्हा साथ हो जाओ, जगह खाली करो इनके लिए, आ जाओ इधर वापस, बेशरम इंसान। तुम्हें तो मैंने बुलाया नहीं, साथ हो जाओ, फिर खलील के साथ बैठो। अच्छा जी, मेरे इस क्लास के स्टूडेंट का कल वॉलेट खो गया है लाइब्रेरी में, किसी ने गलती से उठा लिया होगा, तो हंसने की बात नहीं है, देखें हंसने की बात नहीं है, ये उस दोस्त के लिए परेशानी की बात है। और मैंने ये जो कहा गलती से उठा लिया होगा, मेरा गुमान है, क्योंकि मुसलमान से ऐसी बात एक्सपेक्टेड नहीं होती, तो मैं ये कभी नहीं कह सकता कि किसी ने जानबूझ के उठाया होगा, ठीक है। अगर किसी ने मजाक किया है तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बहुत सख्त नापसंद फरमाया। एक सहाबी ज़िलानों ने दूसरे सहाबी ज़िलानों के चप्पल छुपा दिए, सिर्फ मस्जिद में दाखिल हुए उन्होंने चप्पल उठा के रख दिए, और जब वो वापस आए तो फ़ौरन आगे रख भी दिए, तो जो थोड़ी देर के लिए परेशानी हुई थी उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई थी। तो इसलिए मैं ये तो कतन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि किसी ने जानबूझ के
किसी गलत नीयत से उठाया है या शरारत की है तो भी उस पर इस्तिग़फ़ार करें, उसको वापस कर दें, ठीक है जी। क्योंकि उस बच्चे के उसके अंदर सारे आईडी कार्ड्स वगैरह सब कुछ है और काफ़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो अगर किसी को मिल जाए या किसी को पता हो तो वो, जिसको पता हो वो दूसरे को तरगीब दे कि भाई अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको वापस कर देना चाहिए। और जब वापस मिल जाएं तो जिसको वापस मिलें वो भी अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दे, क्योंकि मामला सख्त है। अगर दिल पे गिरानी गुजरी है तो अगले के लिए नुकसान है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए अगर माफ़ कर देगा जिसको दुख हुआ है या परेशानी हुई है तो उसका अजर भी अल्लाह ही देंगे, ठीक है। तो कोशिश कर लीजिएगा, अगर किसी ने शरारत की है तो वो माजरत कर ले, दोस्त से भी और अल्लाह से भी माफ़ी मांग ले। और अगर किसी को पता है कि किसी ने की है, लाइब्रेरी के अंदर वो वॉलेट जो है वो उसका खो गया है किसी वजह से, तो वो दूसरे भाई को वो तरगीब दे दें कि वो चीज़ें, उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वापस कर दें। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई शर्म करे कि अब मैं उसका सामना कैसे करूं, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, वो वॉलेट मुझे दे दे, मैं उस बच्चे को बुला के वापस कर दूंगा, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि किसने शरारत की। ये भी ऑप्शन मौजूद है। ओके जी, एग्जाम्पल 1 लिखें। पिछली क्लास वाली एग्जाम्पल ही लिखें। भाई अगर फूल शूल बन गए हो तो हम आगे पढ़ लें। एग्जाम्पल 1 लिखें। एग्जाम्पल 1, ये जहां तक नोट हुआ ना इसके नीचे 4-5 लाइनें खाली छोड़ दीजिएगा। अगर कोई चीज़ ऐड करनी पड़ भी जाती है तो दोबारा से नोट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, लिखें। ABC कंपनी receives a grant of rupees 40 million. ABC company received a grant of rupees 40 million in 2002 to acquire a water cleaning plant full stop। गवर्नमेंट ने कहा कि जी, एक कंपनी थी जो कराची में बैठी हुई थी। गवर्नमेंट ने कहा देखें थर के लोगों को पानी की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे जाके वाटर क्लीनिंग प्लांट लगाएं। हम आपको उस 10 करोड़ का जो आपने प्लांट लगाना है, हम उस 10 करोड़ में से 4 करोड़ आपको देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर को शर्त लगाएंगे कि जी आपने 500 घरों को पानी सप्लाई करना है वहाँ पर, बाकी जो है वो अगले 2 साल 3 साल तक ये करते रहें। बाकी आप जितनी प्रोडक्शन करते हैं उसको बेचें, यहाँ हैदराबाद, सक्कर, कराची, जहाँ भी बेचना है। हमने आपको इसमें हेल्प की है, तो हम आपको 40 इस 10 करोड़ में से जो है वो 4 करोड़ हम देंगे आपको, ठीक है। बस आपने अगले 2 साल तक यहाँ पर मौजूद 50 घरों को, 60 घरों को, 100 घरों को, जो करीब करीब आपके हैं, ठीक है, इनको पानी की सप्लाई जो है वो मुफ्त देनी होगी। तो इस तरह का कुछ सीन बनाया था पिछली क्लास में, तो इस तरह से एग्जांपल बन गई, ठीक है। तो वाटर क्लीनिंग प्लांट हमने जो है वो, हमें उसके लिए ग्रांट मिली है, ठीक है। लिखें आगे। द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज रुपीज 100 million. The cost of plant is rupees 100 million and its useful life is 8 years. And its useful life is 8 years. Full stop.
तो ये एग्जाम्पल तो ऐसे लंबी लंबी लिख लेते सफ़े पे, यहाँ पे तो अच्छा आगे सोल्यूशन लिखो, उसकी भी लिखेंगे, वो अगले सफ़े पे चली जाती है। चलें आगे लिखें। ABC कंपनी एक्वायर्ड द प्लांट ऑन 1 जुलाई 2002। ABC कंपनी एक्वायर्ड द प्लांट ऑन 1 जुलाई 2002 and it charges depreciation on straight line method, and it charges depreciation on its PPE, and it charges depreciation on its PPE using straight line method. Property plant equipment charges its depreciation and on its PPE at using straight line method। अच्छा, अब वो 8 यूजफुल लाइफ 8 ईयर है तो उसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके आगे लिखें। ईयर एंड लिख लें। अज्यूम ईयर एंड इज 31 दिसंबर। अज्यूम ईयर एंड इज 31 दिसंबर और रिक्वायरमेंट लिखें पास जर्नल एंट्रीज। रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2002 एंड 2003। 2002 की आज कर लेंगे एंट्रीज, 3 की कल, ठीक है। दूसरी क्लास में ऐसा ही हुआ जी। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2002 एंड 2003, ठीक है जी। अब फिलहाल सिर्फ 2002 की एंट्रीज करके इसकी एक्सट्रैक्ट्स बना के तो आपको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है जी। जनरल एंट्रीज फिलहाल कर रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। ये बातें करने की कोई जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, सवाल लिखवाया मैंने। मैंने अर्ज किया बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल की खुशी में कर रहे, सवाल लिख लिया हमने, ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांट के साथ डेट नहीं लिखी हुई, जानबूझ के नहीं लिखी मैंने, कोई बात नहीं, एंट्री तो करो, कोई अज्यूम नहीं करना, अभी कोई ज़रूरत ही नहीं अज्यूम करने की, बाद में देखते हैं, बात करते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन 1 पे हैं। मैंने कहा था ये ऑप्शंस हैं, एक और ऑप्शन भी है, ठीक है। वो ऑप्शन कल डिस्कस करूंगा, शायद जाते जाते लिख दूं, बहरहाल डिस्कस कल होना है, दूसरी क्लास में लिखा भी नहीं उसका नाम जी। डेट तो गिवन नहीं है, पर गवर्नमेंट ग्रांट जिस दिन रिसीव हुई है उस दिन इसको क्या बनाना है, हमने लायबिलिटी बनाना है। उसको एडवांस इनकम कहो, उसको डेफर्ड इनकम कहो, आपकी मर्जी की बात है, एक ही चीज, ठीक है। तो इस दिन कैश तो डेबिट हो गया ना, कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम जिसको ये एक लायबिलिटी होती है ना, ठीक है। डेफर्ड इनकम क्रेडिट 40 मिलियन। यार तुम्हारे साथ कोई मसला है बेसिकली ना, है ना। जी डेट गिवन नहीं थी, इसका नरेशन आप लिख लें। रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, ओके। गवर्नमेंट ग्रांट आ गई। अब हमने एसेट खरीदा किस दिन, इसकी डेट गिवन है, किस दिन खरीदा, 1 जुलाई 2002। तो 1 जुलाई 2002 को एसेट खरीदा है। एसेट खरीदने की एंट्री बोलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख देता हूं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो अपनी तसल्ली के लिए, वाटर क्लीनिंग प्लांट लिख लो पहली बार में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो मैं भी लिख देता हूँ, कौन सा एसेट लिया है, वाटर क्लीनिंग प्लांट है ये। तो एसेट्स में ही जाना था तो मैंने पीपीई को ही डेबिट कर दिया। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और
कैश क्रेडिट। ठीक है जी, 100। और आपने इसका नरेशन क्या लिखना है? प्लांट एक्वायर्ड, प्लांट परचेज्ड। जी, इस एंट्री के बारे में कोई राय भाई आप देना चाहें? साथ वाले को, इधर वाले को दे। जितना तुम्हारा वो दोस्त खुश है ना तुम्हारी इस दूसरी बार होने पर, तुम्हारी सोच। अब वो साथ वाले को भी यही बता रहा होगा पिछली बार भी कसूर होता है इसी, बस फिर हो ही गया। तो चुप करके बैठो ना, बोला यार डिस्टर्बेंस होती है। ओके, भाई पढ़ाई की बातें करो, मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो साथ गुर 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 जब आपको टाइम देता हूँ नोट करने का तब आप बातें करते हो, बोलते हो। जब मैं कुछ वैसे बैठ जाता हूँ, कोई चीज़ आपको 2 मिनट दे दिए कभी नोट करने का टाइम, तब मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मैं कोई कॉन्सेप्ट दे रहा हुआ करूँ फिर बिल्कुल भी आपस में ना बोला करें, फिर मुझे डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा जी सुने, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट डन। अब 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो ये एसेट क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। ये एसेट क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। तो एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो या एसेट कह लो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, एसेट बुक वैल्यू पे बनाना चाहो तो ठीक है। मैं असल में इसलिए पीपी लिख दे ताकि मुझे यहाँ पर 2 लाइनें अलग अलग लिखनी ना पड़े, मैं डायरेक्ट ही एंट्री करूंगा। बहरहाल ये दोनों एंट्रीज का मतलब तो एक ही होता है जी। डेप्रीसिएशन कितनी है? हाँ ये क्वेश्चन है। तो 100 रुपीज का एसेट था, कितनी यूजफुल लाइफ है? 1। ये कितने साल की डेप्रीसिएशन है? 1 साल की। तो लिख दें यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक 6/12 कितनी रखी? 6.25। इसकी नरेशन आपने लिखी होगी। लेकिन अगर जर्नल एंट्री सवाल में मांगी जाए ना पेपर में, तो सिर्फ उस सूरत में नरेशन माफ है अगर वो ब्रैकेट में खुद लिख दे आगे नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, वरना लिखना लाजमी है। ओके जी, तो इसकी नरेशन क्या बन गई? रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन ऑफ 12। ठीक है, 2000, अच्छा 2002 लिखते 12 दिया, सवाल लिख पाते हो ज़्यादा ही पुरानी बात लिख दी थी। ठीक है जी, ओके। सही हो गया। अच्छा अब देखें, ये एसेट आया था, ठीक है 100 का, इसको हमने क्या किया? डेप्रीशिएट। तो देखें एसेट कम होकर एक्सपेंस बना। ऐसे ही ये लायबिलिटी बनी हुई है, इसको भी करना है डेप्रीशिएट। कह लो डेप्रीशिएट करोगे तो क्रेडिट नेचर की चीज है ना, वो कम करोगे तो डेबिट हो जाएगी, दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिट ही होना है, तो इनकम ही बनना है। मैंने लफ्ज एमोटाइजेशन ही यूज किया था अभी तक, एमोटाइज करो उसको, लेकिन तो है तो बिल्कुल डेप्रीसिएशन ही जैसा। और मैंने तो यहां तक लिख दिया है कि ट्रांसफर करो उसे इनकम में ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस। ठीक है, इधर ये ओवर एसेट्स यूजफुल लाइफ आसानी के लिए लिख दिया था। जैसे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस के वक्त कहते होते थे, जो एसेट के साथ किया वो इसके साथ कर दो, सरप्लस के साथ, वही बात कर लेता हूं। जो एसेट के साथ किया वो ही ग्रांट के साथ कर दो। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा जी 31 दिसंबर 2002 पर एसेट कम होके एक्सपेंस बना है, लायबिलिटी कम होके इनकम बनेगी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो क्रेडिट किया होता था, जब चीजें दे देते थे तो क्या एंट्री करते थे? एडवांस डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, बात पूरी होने दो। ठीक है जी, तो हमने कहा डेफर्ड इनकम जो कि एक लायबिलिटी थी, ठीक है, वो लायबिलिटी ठीक है, इसको क्या कर दो? डेबिट। और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, ये नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, इसको क्रेडिट कर दो। कितने से? इधर देखो, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? 40 डिवाइडेड बाय 8 इंटू
आपके ज़हनों में सवाल जो आना है वो इसीलिए मैंने डेट नहीं लिखी थी ताकि ये सवाल आए, वरना मैं डेट लिख देता आसानी से, यकम ही कर देता, पर मैं ये चाह रहा था कि सवाल आपके ज़हनों में आए। फिलहाल मुझे फिगर बता दे। 2.5 और 2.5। अब आपके ज़हनों में सवाल आया इनकम पता नहीं कब आई है। वही इनकम जब भी आई है, एसेट ना खरीदोगे तो वापस हो जानी। गवर्नमेंट ग्रांट आई ही किस लिए है? एसेट खरीदने के लिए। तो एसेट खरीदोगे तो उस दिन से अब उसको इनकम बनाना है। तो हमने कहा था बेसिस सेम रखो, तो जब भी एसेट डेप्रिशिएट होगा जिन बेसिस पे उसी बेस पे, ताकि जैसे ही ये एसेट खत्म हो वैसे ही ये सारी ग्रांट वाली लायबिलिटी भी इनकम बन के फारिग हो जाए। बात समझे हो? तो इसकी नरेशन क्या लिखोगे आप? एमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड इनकम या गवर्नमेंट ग्रांट, जो भी लिखना चाहो, एमोर्टाइजेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन बेटा ऐड तो कर ही नहीं सकते, हम ऐड तो कर ही नहीं सकते। फिलहाल एक ऑप्शन अभी रहता है, उसमें हम डिडक्ट करेंगे। दिस इज एन ऑप्शन बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से हमने 40 रिसीव किया है तो 100 पर ही एसेट को रखो और 40 को डेफर्ड इनकम बनाओ। दूसरा ऑप्शन मौजूद है, मैंने अभी उसकी बात नहीं की। उसमें हम डिडक्ट करेंगे एसेट की कॉस्ट में से, यानी कि 60 पे एसेट रखेंगे, लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल यही है, उसकी वजह भी बताऊंगा बहरहाल। अब इसकी ये एडजस्टमेंट्स, ये एंट्रीज हो गई हैं। इधर देखो, इसको जरा पोस्ट करने लगो। ऐसा करते हैं 1 बाय 1 पोस्टिंग करते हैं। ये क्या ऐसे ही सोचेंगे? ये एंट्रीज डायरेक्ट भी तो करनी। वो कह रहे हैं एक्सटेक्स बना दो, हम एंट्रीज डायरेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 4 एंट्रीज हैं। अब ये एंट्रीज 1 बाय 1 पोस्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री देखो मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाते हुए, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाते हुए कैश को प्रेजेंट नहीं करना होता। ठीक है, तो कैश डेबिट हुआ होगा डेफर्ड इनकम क्रेडिट। डेफर्ड इनकम क्रेडिट। आप कहोगे नॉन करंट में क्यों लिख रहे हो? मैं तो अभी कुछ करंट में भी लिखूंगा, छोड़ो इस बात को। ठीक है, ये तो अगले कई साल पे 8 साल में जाके इस इनकम ने खत्म होना है, तो हम इसको, और फिर कुछ साल अगले में भी होना है, इसको अलग अलग भी करेंगे। फिलहाल वो सारी वर्किंग करते हैं, अभी उसको छोड़ो। अभी तो बस मुझे ये बता दो कि ये डेफर्ड इनकम बननी कैसे है। ठीक है, एंट्री क्या होनी है बताएं? कैश डेबिट डेफर्ड इनकम। ऐसे ही मैंने ये 40 लिख लिया, असल फिगर मैं बाद में लिखूंगा, जब मैं लिख लूँ तो फिर नोट करना। ठीक है, ये क्या हो गया जी? ये पहली एंट्री हुई है, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। ठीक हो गया, ये एंट्री नंबर 1, ये मेरी एंट्री नंबर 1। ठीक हो गया, आगे पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट जी। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी, कितने से डेबिट? 100 रुपए से, और कैश को प्रेजेंट हम करते नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री नंबर, ठीक है, 1 और 2 में कैश था तो हमें सिर्फ एक एंड नजर आ रहा है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। थर्ड एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट क्रेडिट। कितने से? 6.25 से। तो एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा। ये लिखने के बाद नीचे 2 लाइनें खाली छोड़कर इनकम की हेडिंग दीजिएगा। आइंदा के लिए अगली एग्जाम्पल भी इसी में फिट करेंगे। सारे सवाल जो किया करेंगे आगे, जब मैं रीपेमेंट ऑफ ग्रांट लाऊंगा तो वो भी इसी में ही फिट कर लेंगे, तीसरा साल भी इसी में बना लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, बहरहाल फिलहाल 2 साल को तो प्लान रखो और ये सारे ट्री को तो इसी में प्लान करना है। तो एक्सपेंसेस जहाँ पे लिखे हैं डेप्शन के नीचे 2-3 लाइनें खाली छोड़ के फिर इनकम नीचे 2-3 लाइनें खाली रखना। ठीक है, हो सकता है कोई और भी चीजें आ जाए यहाँ पे। बहरहाल डेप्रीसिएशन डेबिट कितने से? 6.25 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट क्रेडिट 6.25 से। एंट्री नंबर 3। ठीक हो गया, समझ आ रही है? लॉजिकली बातें समझ आ रही हैं सारी? ठीक है, लास्ट एंट्री डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम डेबिट इनकम लायबिलिटी। डेबिट इनकम लायबिलिटी है, डेबिट मतलब कम। कितने से? 2.5 से, और
इनकम्स में गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से 2.5 से। ये हमारी आ गई एंट्री नंबर 4। यही तो 4 एंट्रीज की हैं बस हमने आज के दिन में। ठीक हो गया, सही है। चलो अब इधर देखो, ये 2002 मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप जगह बना लें। मैंने तो कल दोबारा आके इसको बनाना है, तो फिर मैं वो कोने पे बना लूंगा, शायद जगह भी चेंज कर लें। ठीक है ना। अभी फिलहाल ये मेरे सामने 0.75। ठीक है जी। और ये अब इधर मैं 37.5 जैसे ही लिखता हूं ना, गड़बड़ हो जाती है। बोरिंग कॉस्ट पढ़ने वालों, लायबिलिटी है पर सारी नॉन करंट नहीं है, सारी करंट भी नहीं है। क्यों? ये देखो 40/8 अगले साल 40/8 इनकम में जाएगा, यानी 5 रुपए इनकम बनेंगे। यहाँ पे ढाई क्यों था? आधा साल एसिड यूज हुआ तो आधा साल डेप्रिशिएट हो, तो हमने आधे ही के बराबर जो है वो डेप्रिसिएशन, वो एमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम की। अगले साल पूरा साल एसिड इस्तेमाल होगा तो 5 रुपए डेफर्ड इनकम में से इनकम बन जाएंगे। ठीक है। अब जो 5 अगले साल में इनकम बनने हैं वो तो यहाँ पे लिखना सही नहीं है। ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए 2-3 लाइनें खाली रखना ना। ठीक है। कोई और चीज ही आ जाती है, कम से कम ये वर्किंग्स तो कर सकोगे जी। करंट लायबिलिटी में जाकर लिखोगे डेफर्ड इनकम। वैसे डेफर्ड इनकम जो है ये क्या चीज है? गवर्नमेंट ग्रांट है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कि गवर्नमेंट ग्रांट को मैंने डेफर्ड इनकम बनाया हुआ, लिख सकते हो आप। ठीक है जी। अच्छा इधर देखें कितनी है ग्रांट? 40 बची नहीं थी, लेकिन चलो 40 डिवाइडेड बाय 8 जितनी अगले साल इनकम में जानी है वो कितनी है? 5। अब इधर देखो, अगर 37.5 में से ये सारा था ना, ये 5 निकाल दें 32 है। ये वही 37.5 ही, बस हमने तोड़ लिया। ये 37 कैसे बना है ये मैंने यहाँ पर आपके लिए नीचे ही वर्किंग कर दी। ठीक है। इस तरह से बन गया। ओके ठीक है। तो ये एंट्रीज भी सारी हो गई, ये प्रेजेंटेशन भी सारी हो गई। ये सवाल लाजमी कीजिएगा। और IAS 40 के अंदर आप स्टिल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 ही बस किया हुआ काफ़ी। IAS 40 काफ़ी है, मैं खुद ही डिस्कस कर लूँगा। जो क्वेश्चन मैंने कहे हुए हैं उनको बहरहाल एक बार कर लेना ज़रूर। ठीक है जी। जिंदगी रही तो परसों मिलेंगे।